हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो फर्स्ट पार्ट है वीडियो। भाई ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो 2 से 3 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम किए हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हर्षवर्धन को। जन्म 590 ईस्वी में हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे और विधिवत रूप से जो अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था, वो 612 में हुआ था। थानेश्वर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और 641 में बहन की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। भाई मैं एक बार कहानी के तौर पर आपको बता देती हूँ। जब 605 ईस्वी में इनके पिता होते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इनके पिता होते हैं, यशोमती इनकी माता होती है, मालवा देश की राजकुमारी होती है। और 605 में इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। गद्दी पर बैठते हैं इनके बड़े भाई राज्यवर्धन। राज्यवर्धन गद्दी पर बैठते ही कन्नौज पर आक्रमण कर दिया जाता है। किनके द्वारा? देवगुप्त होते हैं मालवा के राजा देवगुप्त, और एक राजा और होते हैं शशांक। शशांक के द्वारा, शशांक होते हैं ये बंगाल के राजा होते हैं, इन दोनों के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया जाता है और ग्रह वर्मा को मार दिया जाता है। ग्रह वर्मा कन्नौज पर अधिकार कर रहे होते हैं, मोखरी वंश के राजा होते हैं और राज्यश्री के पति होते हैं, उनको मार दिया जाता है और इनकी बहन को बंदी बना लिया जाता है। तब जब जो राज्यवर्धन है उनकी जब सहायता के लिए जाता है, तो शशांक के द्वारा राज्यवर्धन को मार दिया जाता है और तभी आनन फानन में हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में गद्दी पर बिठाया जाता है उनके सेनापति सिंहनाद के द्वारा। इनके गद्दी पर बैठते ये कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज पर आक्रमण करते हैं तो ये देवगुप्त को मार देते हैं, मालवा के राजा देवगुप्त को मार देते हैं। लेकिन जो शशांक होता है ना, वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर जंगलों से ये अपनी बहन को ढूंढते हैं और अपने संरक्षण में कन्नौज पर अधिकार, वही उनके संरक्षण में, हर्षवर्धन के संरक्षण में कन्नौज पर जो शासन चलाती है वो चलाती है राज्यश्री। राज्यश्री शासन चलाती है किनके संरक्षण में? हर्षवर्धन के संरक्षण में। लेकिन जब 641 में इनकी बहन की राज्यश्री की मृत्यु हो जाती है, तब हर्षवर्धन कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लेता है। अब उससे आगे क्या होता है? 634 से 644 के बीच हवेनसांग यात्री आते हैं, चीनी यात्री जो इनके दरबार में रहते हैं और इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी? सी यू की। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है हवेनसांग को। 634 से 635 के बीच एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे, चालुक्य नरेश से होते हैं पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाते हैं और इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इसके बाद 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। इनके राज्य कवि होते हैं वो बाण भट्ट होते हैं। बाण भट्ट के अलावा दिवाकर, मयूर, हवेनसांग ये भी इनके दरबार में रहते हैं, लेकिन सबसे मेन होते हैं वो बाण भट्ट होते हैं। वो उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी उपन्यास लिखा था। कादंबरी भारत का पहला उपन्यास माना जाता है। हर्षवर्धन की रचनाओं की बात करें तो नागनंदनम, प्रियदर्शनिका और रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगर आप हर्षवर्धन का प्रशासन व साम्राज्य पढ़ना चाहते हैं हरियाणा में हर्षवर्धन का साम्राज्य व प्रशासन, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। भाई इनका जो मूल स्थान था वो अजमेर था, लेकिन उन्होंने दिल्ली पर और हरियाणा पर राज्य किया था, इसलिए हरियाणा के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आज पृथ्वीराज चौहान को भी जानते हैं। चौहान वंश के क्षत्रिय राजा थे पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में इन्होंने सांभर, दिल्ली, अजमेर और दिल्ली पर अधिकार किया था। इन्हें भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध थे। ये इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो जयचंद थे। ये जयचंद की बेटी संयोगिता को भगा के ले चले गए थे। इन्होंने बधानकों का विनाश किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। भाई तोमरों का विनाशक पूछा जाए, तोमरों को पूर्ण रूप से किन्होंने हराया था? तो बिसल देव, या आप कह सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था। वही बधानकों का विनाशक किसे कहा जाता है, या बधानकों को पूर्ण रूप से किन्होंने हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वी का साथ देते हैं वो आसी के गोविंद राय देते हैं और पृथ्वी और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीतते हैं और सरहिंद के किले पर अधिकार कर लेते हैं और जो गोरी होता है वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें गोरी का साथ देते हैं वो जयचंद देता है, वही पृथ्वी का साथ हास्य के जाटवा देते हैं और रेवाड़ी में जो भाई गोरी की सेना का जो सामना करते हैं वो रेवाड़ी के गवर्नर
ऑर्डर करते हैं तेजपाल, जिसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं सेनापति गौरी के, वो तेजपाल को मार देते हैं। इसमें भाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य भाई एक तरह से मुसलमानों का शासन चलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। सूर्यवंश के तीसरे राजा हुए थे आदिल शाह, उनके दीवान थे। क्या था भाई, इनका जो मूल स्थान था ना, इनका जन्म हुआ था अलवर में। इनका व्यवसाय करते थे, ये रेवाड़ी में व्यापारी थे, नमक के व्यापार करते थे। इनके पिता भी शुरू से व्यापारी थे। इनके पिता का नाम पूरणमल था। लेकिन ये इनका जो भाई आना जाना था, सूर्यवंश के जो राजा थे उनके दरबार में इनके पिता का आना जाना था, अच्छी मतलब उनके साथ तालमेल था। और हेमचंद्र की वही उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए आदिल शाह उन्हें अपना दीवान बना लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री बना लेते हैं। खुद जो आदिल शाह है वो एक निकम्मा शासक होता है, खुद चुनार के किले में रहता है और उत्तर भारत का जो सारा कार्यभार है वो हेमू को दे देता है। बंगाल से लेकर पंजाब तक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 लड़ाइयां जीती थी। क्या होता है 1555 में जब हुमायूं वापस आता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो इनकी फिर बाद में तो कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां है वो तारदीप बेग को दिल्ली सौंप देता है कि तुम दिल्ली को संभालो। खुद रहता है कलानौर में अकबर के साथ, क्योंकि अकबर उस टाइम अल्पायु रहता है। तो इस टाइम हेमचंद्र विक्रमादित्य तारदीप बेग को हटाकर 7 अक्टूबर 1556 पर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक होता है जो दिल्ली पर अधिकार करता है। ये 14वें और खुद उस टाइम बैठते ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और 14वें नंबर का विक्रमादित्य होते हैं। ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य होते हैं। और ये जो तारदी बेग है ये भागने में कामयाब हो जाता है और ये जाकर भाई वहां पर बैरम खां के पास जाता है। और फिर बाद में 5 नवंबर 1556 में बैरम खां और हुमायूं हेमू के बीच है वो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और उसकी आंख में तीर लगता है, हेमू के आंख में, जिसकी वजह से उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उनके पिता और हेमू का कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसे दोबारा से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। अब देखते हैं सूरजमल जी को। 1707 में इनका जन्म हुआ था। भरतपुर राजा के ये भाई अच्छे प्रतापी राजा थे। भरतपुर को किसने बचाया, तो सूरजमल जी के जो इनके पूर्वज थे चूड़ामन जी, उन्होंने भरतपुर को बसाया था। ये 1755 में गद्दी पर बैठे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में इन्होंने मराठों का साथ दिया था। जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून इन्हें कहा जाता है। 1756 से 1763 तक जाटों का नेतृत्व किया और भरतपुर राज्य का विस्तार किया सूरजमल जी ने। नेक्स्ट है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर तो गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे और 27 अक्टूबर 1670 में कश्मीर के राजौरी में इनका जन्म हुआ था। नाम था लक्ष्मण देव। महाराष्ट्र के नांदेड़ा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम बंदा बहादुर रखा और मुसलमानों के खिलाफ जो उस मुसलमान जो भाई अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सबसे पहले सिहरी खांडा को अपनी राजधानी बनाया जो रोहतक के पास थी। फिर 1713 के आसपास इन्होंने लोहागढ़ के किले पर अधिकार किया और लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया जो यमुनानगर में है। फिर कुछ समय बाद 19 दिसंबर 1715 में ये भाई गुरदासपुर के पास अपने सैनिकों के साथ पकड़े जाते हैं। फुरुखसियर की जो सेना होती है उनके हाथों पकड़े जाते हैं। 15 मार्च 1716 में फुरुखसियर है वो बंदा बहादुर को मरवा देते हैं। नेक्स्ट देते हैं अल्ताफ हुसैन हाली। हरियाणा के उर्दू के सबसे प्रसिद्ध शायर हुए हैं अल्ताफ हुसैन हाली जी। इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो तिरिया के मजनूम, नज़म ए हाली, सिकवा ए हिंद, यादगार ए गालिब और हयात ए जावेद और सफरनामा इनकी प्रमुख रचनाएं थे। इनके जो गुरु थे वो मिर्जा गालिब थे। इन्हें 1904 में अंग्रेजों ने शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। इन्होंने अपने भाई उर्दू का घोषणा पत्र भी जारी किया था। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और इन्होंने पानीपत में एक छोटा सा पुस्तकालय और हाली छोटा सा स्कूल बनवाया था जो आज हाली हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है और हाली पुस्तकालय भी वहीं पर है भाई, कहाँ पर, पानीपत में। 31 दिसंबर 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो मकबरा है वो भी आपके पानीपत में बना हुआ है। राय बहादुर लाला मुरलीधर जी, इनका जन्म 1848 में पलवल में हुआ था। इनकी जन्मभूमि पलवल है, कर्म भूमि अंबाला है। अंबाला में इन्होंने वकालत की। 1898 में अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर, 1904 में केसरेंद की उपाधि दी। 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी बंबई में, जो 72 सदस्य थे उनमें लाला
मुरलीधर जी भी थे जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। 1886 में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा लेके आए थे लाला मुरलीधर जी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने रोल्ट एक्ट का विरोध में जो असहयोग आंदोलन चला था, उस आंदोलन में 1 अगस्त 1920 से जो 12 अगस्त 1922 तक जो आंदोलन चला था, उसमें अपनी उपाधियां और सम्मान त्याग दिए थे। 20 अक्टूबर 1920 में जो भिवानी में कांग्रेस की सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी लाला मुरलीधर जी ने और इसी सभा में गांधी जी ने शैतान शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजों के लिए और इसी टाइम एक सभा रोहतक में भी हुई थी गौकर्ण ताल के पास। वे हरियाणा के पहले सत्याग्रही थे जो जेल गए थे और 3 अप्रैल 1922 को अंबाला में इनका निधन हो गया था। पंडित दीनदयाल शर्मा, इनका जन्म 1863 में झज्जर में हुआ था। ये उर्दू, हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान और वक्ता थे। रिफा ए आम और हरियाणा 2 साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने झज्जर से निकाले थे। आर्य समाज के आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने हरियाणा के झज्जर में वाचस्पति जी ने 1886 में सनातन धर्म सभा का गठन किया। इन्होंने आर्य समाज के खिलाफ आंदोलन भी किए थे क्योंकि ये सनातन धर्म के समर्थक थे। 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय जी। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फरीदकोट जिले के ढूंढी के नामक गांव में हुआ था। लाहौर में कानून की पढ़ाई की और हिसार में वकालत शुरू कर दी इन्होंने। हिसार में फिर ये दयानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए और आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए और इन्हीं के प्रयासों से 1886 में हिसार में आर्य समाज की शाखा को लेकर आए। हिसार इनकी कर्म भूमि थी। 1887 में कांग्रेस की शाखा ये हिसार में खोली इन्होंने और 1888 में इलाहाबाद में ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार हिसार का प्रतिनिधित्व किया लाला लाजपत राय जी ने। इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1907 में जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल, उसमें ये गरम दल के नेता बने थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें ये घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।